नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं, जहां पर मनाया जा रहा है बिहार दिवस। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आज से लगभग 110 साल पहले यानी कि 1912 में बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था, यानी कि बिहार एक अलग भारत का राज्य बना था, जिसके बाद से ही ये बिहार दिवस हर साल मनाया जाता है। पिछले 3 साल से इसे नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि एक साल था जिसमें वहाँ राज्य में चुनाव होने वाले थे, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। उसके बाद 2 साल कोविड के कारण बिहार दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन 2022 में और 22 मार्च को ये एक बार फिर से बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हुए, सिंगर्स आए, उन्होंने लोकगीत गाए, बिहार के पॉपुलर गाने उन्होंने गाए और वहाँ पे जो दर्शक आए थे उनका मनोरंजन किया। साथ ही यहाँ पर बिहार दिवस पर अपनी स्पीच दी वहाँ के मंत्री संजय झा जी ने, और बहुत कुछ बिहार के बारे में बताया, वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि कैसे बिहार कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार के शासन में बदल चुका है। कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आपको बिहार दिवस में होने वाले कार्यक्रम की। आप हमारे साथ चलिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, यहाँ पर ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ का जो बिहार का कल्चर है, जो वहाँ की पेंटिंग्स है, जो वहाँ के हाथ के बने लोगों के सामान हैं, किस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम में लोगों यहाँ पर बना रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बिहार प्रदेश को। आइए आप लोग और दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगी कि अंदर की झलक दिखाएँ और दिखाएँ कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखी है मुझको। देखिए, ये पेंटिंग है और ये जैसा कि देखा जा रहा है ये हाथ की बनी हुई पेंटिंग मालूम पड़ती है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये जिसने बनाई है उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस पेंटिंग के कलाकार। मैम, आपका नाम क्या है? संध्या शुक्ला। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या है, ये कौन सी पेंटिंग है, ये किस तरह से बनाई गई है, क्या कलर यूज़ किए गए हैं? अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। ये आंध्र प्रदेश भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग है और इसकी सबसे ख़ास बात है कि इसको सिर्फ 3 रंग में बनाई जाती है, पीला, हरा और गुलाबी, जो हमारे समृद्धि, विकास और प्रेम का रंग है। और ये बिहुला जी की कथा पर आधारित है और ये आंध्र प्रदेश की धरोहर है, ये मंजूषा पेंटिंग। यहाँ पे और भी चीज़ें बिहार की रिप्रेजेंट की जा रही हैं। मधुबनी पेंटिंग भी और है, तो मधुबनी पेंटिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में दर्शाई गई हैं बिहार से रिलेटेड। यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं वो भी बिहार से ही आए हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अब बदल गई हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिहार दिवस है, बिहार दिवस ही नहीं है, ये एक हमारी भूमि से जुड़ा हुआ एक एसेंशियल, जिसको हम कहते हैं हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है, जिस प्रदेश का, उसको हम आज पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिहार दिवस जो है, हम सब जानते हैं 2010 में शुरू हुआ था, पिछले 3 सालों से नहीं हुआ था। कई कारण थे। पहला तो 2 साल कोविड का था, उसके 1 साल पहले जनरल इलेक्शंस थे, उसमें नहीं हो पाया था। लेकिन जो बिहारी अस्मिता की बात है, जो पिछले 15 साल 10 साल में हमको देखने को मिला है, खास करके बिहार में, बिहार के वासी जो दिल्ली में रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं, तो एक आत्मबोध, एक आत्म परिचय जो बिहार के होने का होता है, वो 80 और 90 के दशक में हम दिल्ली पढ़ने आए थे, तो हमें याद है बिहार और बिहारी से क्या कनोट होता था। और आज 2000 के बाद इस 21वीं शताब्दी में बिहार और वही बिहारी का अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल गया। अगर इफ यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट बिहारी इम्प्लाइज, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज मैं अपने क्लास में, आजकल हम लोग का सिर्फ वर्चुअल क्लास ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट डज द नेम बिहार इवोक इन यू, एंड I was expecting a stereotype answer from them. You know, बिहार, बिहारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से लोग हम लोग को दिल्ली में बोलते थे। सबसे पहले एक लड़की थी, एक स्टूडेंट थी, she said, you know, बिहार evokes a sense of culture, tradition
Buddha, Mahavir, Jain, and there were many answers which were given, especially from non-Bihari students. There was one girl from West Bengal, बंगाल से एक लड़की थी, उसने कहा कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? टू स्टार्ट विद इट, शी सेड बिहार में सब नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, यू डू नॉट हैव हीरोज टू इवोक। I said, you know, this is a misconception which most of the Indians have, most of the rest of the India has about Bihar. We have our heroes. The only problem is that the heroes of other states try to overpower our heroes. यानी जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, या जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, उसको शायद हम इवोक नहीं कर पाए हैं। और उस बिहारी अस्मिता के लिए एक बहुत जरूरी है कि एक मुखर तौर पे हम अपने आप को एसेप्ट करें। मैंने पीछे 2-3 महीने पहले का इंटरवेंशन देखा था माननीय मंत्री जी का, जिसमें पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुछ कहा था, और तेलंगाना के एक कांग्रेस के चीफ ने कुछ कहा था बिहार और बिहारियों के प्रति। तो जिस टाइप का रिएक्शन था, शायद वो हमारे दशक में 80 और 90 के दशक में जब हम दिल्ली पढ़ने आए थे तो वो ऐसा रिएक्शन नहीं मिलता। महिला सशक्तिकरण शायद यही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है आज मेरे लिए। बिहार की बेटी हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए मेरा प्रदेश, मेरी मिट्टी मेरे संग चलती है और हमेशा शायद मेरी रगों में चलती ही रहेगी। मैं एक अध्यापिका हूँ, एमिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ और अपने सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं समझाती कि नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है, पहले अपनी मिट्टी से प्यार करना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आप ऑलरेडी अपने आप नेशनलिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ गर्व से कि मैं बिहारी हूँ, तो गर्व से अपने प्रदेश का नाम लीजिए। अपने आप में ये सशक्तिकरण है। 50% रिजर्वेशन पंचायत में महिलाओं को देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहला प्रदेश है जो ये काम कर पाया है। नीतीश जी की सरकार ने ये काम किया है। महिलाओं को आगे लाना ज़रूरी है। हम हमेशा बोल देते हैं कि अपने आप एम्पावर हो जाइए, अपने आप में इतनी काबिलियत है, आप इतनी बड़ी मैनेजर हैं, आप अपने आप एम्पावर हो जाइए। इस 2000 साल की पेट्रियार्की को निकाल पाना, थोड़ा दरकिनार कर पाना थोड़ा तो मुश्किल है, पर बिहार, मेरे प्रदेश ने ये काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा गर्व आज महसूस कर रही हूँ इस मंच पे खड़े होकर ये बात आप सबसे साझा करने में कि अपने आप पर, अपने बिहारी होने पर गर्व कीजिए। 35% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में महिलाओं को मिल रहा है। साइकिल योजना, मेरे गांव, मेरे कज़न्स, मेरे आज भी इतने सारे परिवारजन इस योजना और इस योजनाओं के से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात सच है कि लड़कियों को पीछे रखा जा रहा था, पर जब आप उनको प्रोत्साहन देंगे, आप उनको प्रोत्साहन के साथ एक वाहन दे देंगे, तो क्यों नहीं बेटियां आगे बढ़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इस सरकार ने हमारी ये बात, हमारे मन की ये बात सुन ली। एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। पिछले 80 के दशक में बहुत सारे समय ऐसे आए जब अर्बनाइजेशन ने बहुत ही बड़े शहर को, बहुत ही बड़े पटना जैसे शहर को भी अपने अंदर ग्रास्प कर लिया और बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगी। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है जब हम पेड़ लगा रहे हैं, जब हम इस तरीके की योजनाओं पर काम कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को अपने आप एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। ये एक मैंडेट बना दिया गया है सरकार के द्वारा कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आपके पास चॉइस नहीं है। जब आप एक मैंडेट बना देंगे तो अपने आप
स्टूडेंट उस चीज़ को पढ़ेगा, उस चीज़ को समझेगा। ये है सशक्तिकरण। अपने आप कुछ नहीं हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको उस चीज़ को थोड़ा तो धक्का देना पड़ेगा। ये वाहन देना हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 2005 तक, 2010 तक एक्चुअली घटते घटते 52 लाख हेक्टेयर आ गया, श्रिंक करता जा रहा है कल्टिवेटेड एरिया। मुझे लगा अच्छी बात है, चलो मतलब 2010 के बाद क्या हो और देखते हैं। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि क्रॉपिंग पैटर्न में क्या कुछ चेंज हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके नंबर्स मैंने देखने शुरू किए, और मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ, कह रहा हूँ जो मिसचीफ हम लोगों का दिमाग में होता है जाने के पहले कि देखें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो फूड ग्रेन का क्रॉपिंग पैटर्न आप बिहार का देखें तो एक मोनोकल्चर टाइप का सोच रहा है। जैसे आप राइस का देखिए, वीट मतलब सीरियल्स में राइस, वीट, मेज, यही है। और ये तीनों मिलके आपको करीब 80% जो है कल्टिवेटेड एरिया, उसमें यही तीनों होता है। पल्सेज आप देखेंगे 60s में अगर 7% एरिया में होता था उसमें, सॉरी 20% में, वो घट के आ गया 7%। तो फूड ग्रेन्स टोटल अगर सीरियल्स और पल्सेज में तो 88-89% ऑफ द एरिया उन्हीं का कल्टिवेशन होता है। फिर मैंने 60 से डेटा देखना शुरू किया, यही रहा है मोर और लेस 88-89%, जो आपको शो करता है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ पिछले 50 साल में। बट बाकी फिगर्स आप देखिए, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, श्रिंक करता चला गया जहाँ कल्टिवेशन होता था। लेकिन आप देखें कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। अभी हमने बढ़े प्रोडक्शन की बात की, यील्ड बढ़ गया, तो ग्राउंड पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स की बात छोड़ो, मैं आपको ले जाऊँगा, जैसे पिछले इलेक्शन में अचानक मैं वहाँ से निकल गया था, हसनपुर है, करीब 140 किलोमीटर पड़ेगा आपको पटना से। वहाँ मैं एक गाँव में पहुँचा, तो वहाँ एक किसान थे सुधांशु कुमार, उनसे मिलने पहुँचा, मुखिया थे वहाँ के। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, चारों तरफ बनाना के लंबे लंबे, वो मतलब दूर दूर तक बनाना आपको दिखेंगे, मैंगोज दिखेंगे, लीची दिखेंगे। तो मैं उनके साथ बैठ गया, फिर उनका बैकग्राउंड मैंने पूछा। वो सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से उन्होंने स्कूलिंग की, DU में आके उन्होंने MA किया, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, बिहार जाके मुझे खेती करनी है। जो गए जब वहाँ पे, तो उनके पापा माने नहीं, इतना पढ़ा है तुम्हें खेती करने के लिए। खैर जिद की तो उनको दे दिया, 10 बीघा जमीन दे दी। एक मैंगो ऑर्चर्ड था कि तुम इसको दिखाओ। अब मैंगो ऑर्चर्ड से पर सीजन उनको मिलता था करीब 30-40 हज़ार रुपये। सुधांशु कुमार पहुँचे, फिर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में गए, साइंटिस्ट से मिले, कुछ नए नहीं उन्होंने उसमें परिवर्तन किए जिस तरह से कर रहे थे वो। पहला साल इनको मिला करीब 1.25 लाख, तो पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम खेती कर लो। और अभी उसी ऑर्चर्ड से लास्ट ईयर उनको 13 लाख रुपए मिले। फिर ऐसे ही वो लीची का बता रहे थे वो कि 97-98 में जब वो लीची का उन्होंने देखना शुरू किया, तो उनको ऑफर किया गया करीब 90-95,000 रुपीज़ ऑफर किया गया था। लास्ट ईयर वही लीची उसी जगह से 22 लाख में उन्होंने बेची। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बस इनका ये था कि कॉन्स्टेंटली साइंटिस्ट के टच में काफ़ी कुछ चेंज किया। अगर आप उनके खेतों में आप जाओगे तो हर एक आपको हर एक पेड़ के नीचे एक पाइप से, हर एक पेड़ पाइप से जुड़ा हुआ है। और वहाँ बैठे हुए लेबोरेटरी में बैठे हुए इनका, जहाँ से सारा ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर्स, सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। उनका क्या है कि जैसे पहुँचे, अब सारे खेतों को डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज, किस खेत में और किस पेड़ में कितना न्यूट्रिएंट्स डालना है, कितना पानी डालना है, वो सारा ऑटोमेटेड। यहाँ से कंप्यूटर से डिसाइड करते हैं किस सेक्टर में इतने पेड़ को इतना पानी चाहिए, इतनी चाहिए। वहाँ से बटन दबाया, एयर ब्लोअर है जो कि न्यूट्रिएंट और वाटर मिक्स करता है, वो अपने आप वो पहुँच जाता है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जैसे कह रहे थे कि मैं बस पहुँचता हूँ, चाबी से रूम खोलता हूँ, बटन दबाया, सेट किया अमाउंट और फिर नेटफ्लिक्स देखने लगा। ये भी है बिहार का किसान। कह रहा था कि हम बिहार दिवस मनाते हैं, तो बिहार दिवस क्या है? ये वस्तुतः एक उत्सव है। हमारे समाज में एक बीमारी है कि हम सक्सेस को कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। हम विश्व के सबसे अच्छे क्रिटिक्स हैं, पर अपनी सफलता
पर हम बिल्कुल नाज नहीं करते। तो ये दिवस है उन बातों को भूलकर जो हम नहीं कर पाए, उन बातों को याद करें जो हम कर पाए, उस बदलाव को सोचें जो आया पिछले 15 वर्षों में, जो बदलाव आए, जो हमने अचीव किया, उसके बारे में सोचें। देखिए, बिहार ने सबों को बहुत कुछ दिया है। कई लोगों को यह शिकायत है कि बिहार ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं अपेक्षा करता था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में। मैं उन लोगों से एक विनती करना चाहूंगा। देखिए, राज्य जो कॉन्सेप्ट है वो जीवंत नहीं है, वो एक मास है। और अगर उसमें जान होती तो शायद वो पलटकर आपसे पूछती कि और आपने क्या किया। हम सबको इसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमने क्या किया। अतुल बगाई जी आ गए हैं। मैं ये बता रहा था अतुल जी कि हाँ, सब लोग मंच पे बिहारी हैं आपको छोड़कर, पर मैं आपको बता सकता हूं, अभी तो ये बिहार भी गए थे, जनजीवन हरियाली के कार्यक्रम में लौट कर आए हैं, और जब से छात्र थे बिहारी मित्रों से ही घिरे रहे, और शायद यही कारण है कि इतने उच्च पद पे पहुंच पाए। वो माने न माने ये अलग बात है, बट उनकी उपस्थिति के लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कई लोग जब इतिहास लिखते हैं, और बिहार में एक प्रवृत्ति आई है कि हमारा गौरवशाली इतिहास मार्गदर्शन देता है, दशा और दिशा का निर्धारण नहीं करता है। अगर भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण करना है तो वर्तमान करेगा, और अगर बिहार को किसी भी परिस्थिति में देखना है तो वर्तमान में देखना चाहिए। गौरव हम सबको है और रहना भी चाहिए, पर वर्तमान में क्या आवश्यकताएं हैं और किन आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, इसका आकलन होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, ये एक ऐसा प्रदेश है जिसने इतने विद्वान लोग दिए, इतना बाहर कार्य किया। अगर हम उतना अपने प्रदेश में भी कर पाते तो आज हम शीर्षस्थ होते। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने क्या किया। काफ़ी हर्ष और उल्लास से ये कार्यक्रम मनाया गया है। आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने बिहार के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे जो बिहार है वो डेवलप हो रहा है। वहाँ पर महिला सशक्तिकरण का भी उन्होंने दिखाया कि स्टेज पर उनके समक्ष अमीषा जी उपस्थित थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, सड़क व्यवस्था पर बात की, सड़कें कितनी डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ का कानून व्यवस्था कितना अच्छा हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इन तमाम तरह की बातें उन्होंने मंच से की है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।